we have studied what are all components needed for the implementation of a small computer. So what components we have talked about? We have talked about memory, then ALU, then we have registers, and in registers we need timing signals, okay, and we need control signals. For communication we need bus, and then we have seen the implementation of bus also by using multiplexers. Okay, so this is what we have studied till now. And now what we will do is we will try to implementation of small computer. Okay, so before looking at the implementation of a small computer, I would like to tell you the few more things which are required, because see, we have only seen the register, but there are different types of register which we have in a computer. So let's understand that. हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मेमोरी है, और मेमोरी का साइज़ है 4096 × 15। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये इस तरह की एक मेमोरी है जिसके अंदर 4096 वर्ड्स हैं, जैसे 0, 1, 2 और अप टू 4095, इस तरह से हमारे पास वर्ड्स हैं। एंड द साइज ऑफ ईच वर्ड इज 16 बिट्स। ओके, द साइज ऑफ ईच वर्ड इज 15 बिट्स। हमारे पास लेट्स से इस तरह की एक मेमोरी है। तो अब अगर हमारे पास में 4096 इस तरह के वर्ड्स हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2⁻12। दिस इम्प्लाइज 12 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एड्रेस। वाई? बिकॉज 0 के लिए 12 zeros होंगी, 1 के लिए 11 zeros एंड 1 होगा, फिर इसके लिए 12 टाइम्स 1 1 1 1 होगा। तो इस तरह से हमारे पास 12 बिट्स का एक एड्रेस होगा जो हर एक वर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। एंड दिस 16 bit is a data at every word. Okay, so we have 16 bits are read or write at a time, क्योंकि हर बारी में हम एक ही वर्ड पढ़ेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास 1 word is equal to 16 bits। तो अगर कभी भी आपको मेमोरी इस तरह से गिवन हो, तो आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि हमारे पास एड्रेस का साइज़ क्या है और हमारे पास हर एक वर्ड का साइज़ क्या है, और वर्ड का साइज़ पूरा का पूरा एक वर्ड एक बारी में रीड होगा। अब देखिए, हमारे पास ये मेमोरी है, ठीक है, और अब हमें कुछ रजिस्टर्स चाहिए, और वो क्या क्या हैं हमारे पास रजिस्टर्स, डिफरेंट तरह के। लेट्स से सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा रजिस्टर की। डेटा रजिस्टर ऑब्वियसली डेटा स्टोर करेगा, और उसका साइज़ क्या होगा, जो डेटा है वो इस एक वर्ड में है, इस एक वर्ड में कुछ डेटा है जो हम एक बारी में रीड या राइट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो हमारे डेटा रजिस्टर का साइज़ कम से कम 16 बिट्स होना चाहिए। अगर 16 बिट से कम होगा इसका साइज़, तो हम पूरा का पूरा वर्ड रीड या राइट नहीं कर पाएंगे। दूसरा रजिस्टर हमारे पास है, लेट्स से एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर, अब यहाँ पे आपके पास में ये लाइंस हैं जो इन वर्ड्स को मैप कर रही हैं इस तरह से, और ये लाइंस कहाँ पे मैप होंगी, एक सर्किट होगा हमारे पास इस तरह से, जिसमें से हमारे पास यहाँ पे 16 बिट्स होंगी, 0 से लेके 15 तक ये बिट्स होंगी, सॉरी 12 तक होंगी, 11 तक, क्योंकि 12 बिट्स का एड्रेस है। तो दिस इज नथिंग बट अ डिकोडर, और यू कैन से एनकोडर, नॉट डिकोडर, एनकोडर, ठीक है। एनकोडर क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि हम यहाँ से इसको, एनकोडर नहीं है ये, डिकोडर ही है, सॉरी, यहाँ से हम इसको 12 बिट्स दे रहे हैं, और ये हमें इन रिटर्न 2⁻12 आउटपुट दे रहा है। अगर हमने यहाँ पे सारे के सारे बिट्स पे 0 0 0 0 0 दिया, तो सबसे पहले वाला वर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। अगर हमने इसको 0 0 0 और लास्ट वाला 1 रखा, बाकी सब 0 रखे, तो ये हमारा फर्स्ट वाला वर्ड को एक्टिवेट कर देगा, क्योंकि वॉट एवर इज दिस,
it will select that particular line, इस तरह से ये हमारा डिकोडर काम कर रहा है, ये हमारा डिकोडर है। तो हमें कितने साइज का डिकोडर चाहिए वो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये हमारा एड्रेस लाइन है और 2 की पावर इतने में हमारा डिकोडर काम करेगा। सो जनरल आइडिया इज 2 to the n into 2 to the power n decoder is required where n is the number of bits in our address। अब यहाँ पे देखो, एक चीज ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ पे 12 बिट चाहिए एड्रेस रजिस्टर में, लेकिन क्या बस 12 बिट की और 16 बिट की अलग अलग रखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास एक बस होगी 16 बिट की और दूसरी बस होगी 12 बिट की, ऐसा नहीं हो सकता। एड्रेस के लिए भी और डेटा के लिए भी हम एक कॉमन बस की बात कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि हमारे पास कॉमन बस होती है, अदरवाइज नंबर ऑफ बसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, सिस्टम हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सो व्हाट वी डू इज वी टेक ऑन द हायर साइड, हम 12 बिट्स का नहीं लेंगे, हम 16 बिट्स का ही बस लेंगे। और जब हमें 12 बिट्स यूज़ करनी होंगी तो क्या करेंगे, हम लास्ट की जो 4 बिट्स होंगी, जो MSB होंगी, जैसे 15, 14, 13 एंड 12, उन सबको सेट कर देंगे जीरोस पे, और जो बाकी सारी बिट्स होंगी 11 से लेके 0 तक, ये 12 बिट्स होंगी, उनको हम यूज़ करेंगे अगर हम एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, और हम अगर डेटा यूज़ कर रहे हैं तो हम सारी की सारी बिट्स को यूज़ करेंगे। इस तरह से हमारी बस काम करती है। तो LSBs will be used for address and MSBs will remain zeros for address register, and for data register everything will remain used. Okay, so this is all about our address register. Next we have accumulator. Accumulator is also a register which is connected to our ALU. So accumulator also contains the data, क्योंकि हम क्या करते हैं, let's say हमें करना है increment accumulator, or maybe you want to do this move, let's say your memory address is, let's say move memory address of 300 to accumulator, and then move memory address of 302 to let's say R1, and then you do add R1. so this is what आपने क्या किया, एक्यूमुलेटर के अंदर आपने 300 मेमोरी थी, ये मेमोरी एड्रेस था 300, इस पर कुछ वैल्यू पड़ी हुई थी 10, आपने एक्यूमुलेटर के अंदर 10 डाल दिया। फिर आपके पास 302 एक मेमोरी थी जिसके अंदर वैल्यू पड़ी थी 12, तो आपने R1 के अंदर 12 डाल दिया। और ये क्या कह रहा है, ऐड R1। जब आपके पास में ये बाइनरी ऑपरेटर होगा, ये कैसा ऑपरेटर है जिसके लिए 2 ऑपरेंड्स चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा, यू कैन नॉट ऐड 10, यू मस्ट हैव 2 वैल्यूज इन ऑर्डर टू ऐड देम। तो इसीलिए आप क्या करोगे, ऐड क्या करोगे, R1 कॉमा एक्यूमुलेटर। यहाँ पे हमने एक्यूमुलेटर नहीं भी लिखा है तब भी ये ऐड करेगा एक्यूमुलेटर के साथ। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, एक्यूमुलेटर विल बी असाइंड विद एक्यूमुलेटर प्लस R1, रिजल्ट बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। और फिर हम लास्ट में ये जो एक्यूमुलेटर होगा उसको हम लिख सकते हैं, लेट्स से स्टोर एक्यूमुलेटर एट मेमोरी एड्रेस ऑफ लेट्स से 300, तो हमने इसकी जगह वापस लिख दिया 22। इस तरह से हमारा एडिशन काम करेगा एक्यूमुलेटर में। ओके, और एक्यूमुलेटर कितने बिट्स का है, क्योंकि डेटा कंटेन कर रहा है, देखो यहाँ पे जो भी मेमोरी में है वो एक्यूमुलेटर में जा रहा है, तो वो कितने बिट्स का होगा, डेटा कंटेन कर रहा है तो 16 बिट्स का। एंड इट वन मोर रीजन, सिंस ALU इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू बस, हमारे पास जो ALU होती है वो डायरेक्टली बस से कनेक्टेड नहीं होती है, तो हमें ALU के अंदर जो भी डेटा पहुंचाना है, जैसे हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ये ऐड कर रहे हैं, तो R1 से डेटा पहुंचा सकते हैं ALU में, पहले एक्यूमुलेटर में, और फिर एक्यूमुलेटर का डेटा तो हम ALU में पहुंचा ही सकते हैं। मैं भी आपको डेटा इसका पूरा डायग्राम दिखाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्योंकि हमारा ALU डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है बस से, तो वी नीड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम एंड टू ALU। ओके, सो वी नीड एक्यूमुलेटर एज अ मिडिल
मैन, मिडिल मैन का काम करता है हमारा एक्यूमुलेटर हमारे ALU में डेटा पहुंचाने के लिए। देन द फोर्थ टाइप ऑफ रजिस्टर इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर? आपने ये इतनी सारी इंस्ट्रक्शन लिखी कि लेट से ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, फिर ये I4 है। तो एट ए टाइम आप एक इंस्ट्रक्शन को रीड करोगे यानी कि फेच करोगे, और ये डेटा कहाँ स्टोर होगा? ये सारा का सारा प्रोग्राम कहाँ स्टोर होगा? ये मेमोरी में स्टोर होगा, ये कहीं और स्टोर नहीं होगा, ये मेमोरी में स्टोर होगा। आप लाइन बाय लाइन हर एक इंस्ट्रक्शन को फेच करोगे, और फेच करके इंस्ट्रक्शन को कहाँ रखोगे? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से फेच करने के बाद वो इंस्ट्रक्शन डिकोड होगी और उसके बाद वो ALU में एग्जीक्यूट होगी। तो हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को यूज करते हैं टू फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, टू स्टोर इट एंड एनालाइज। पहले हम उसको फेच कर रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फेच दैट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम memory, then we try to store it in IR, that is instruction register, and instruction register में स्टोर करने के बाद we would like to analyze it। एनालाइज मतलब ये है कि वो किस तरह की इंस्ट्रक्शन है, ऐड है या डिलीट है, ऐड है या फिर सब्ट्रैक्ट है, या किस तरह की इंस्ट्रक्शन है। तो एनालाइज करेंगे and understand that what type of instruction it is. Maybe you want to have you want to store something from the memory, आपको ट्रांसफर करना है डेटा, या आपको कुछ और काम करना है। सो एनालाइज एंड अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड और अंडरस्टैंड करने का मतलब क्या है? इन सब चीज़ों को बोलते हैं हम डिकोडिंग। इन इस एनालाइज एंड अंडरस्टैंडिंग को हम बोलते हैं डिकोडिंग, कि व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज दिस। एंड डिकोडिंग इज ऑल्सो डन बाय डिकोडर, इसको भी हम डिकोडर से करते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखो कैसे करते हैं। लेट से आपके पास में 15 बिट्स हैं, 16 बिट्स। आपके पास में लेट से 4 बिट्स तो हैं 15, 14, 13, 12 विच इज़ रिप्रेजेंटिंग ओप कोड, एंड बाकी जो आपके पास में बिट्स हैं ये आपका रिप्रेजेंट कर रही हैं लेट से ऑपरेंड। ठीक है, ऑपरेंड मतलब जिसके ऊपर आपको कुछ ऑपरेशन करना है, क्योंकि ये 12 बिट का ऑपरेंड हमने यूज़ किया है और यहाँ पे हमने 4 बिट्स यूज़ करी हैं। तो अब इन 4 बिट्स से आप क्या कनेक्ट करोगे? ये 4 बिट से एक डिकोडर कनेक्ट करोगे। यहाँ पे you will connect a decoder with 4 bits, and you will have how many outputs? You will have 0, 1, 2 up to 15, because 4 into 2 to the power 4 decoder, so it will be 4 into 16 decoder, and 16 is what? 0 to 15. So here we have made 16 instructions. We have made 16 instructions। जैसे आप बोल सकते हो कि अगर हमने यहाँ पे चूज किया 0 0 0 0 और ये 1 को एक्टिवेट कर रहा है, सो इट इज एडिंग। इफ यू हैव चोजन लेट्स से 0 0 0 1, सो इट इज एक्टिवेटिंग 1, एंड लेट्स से दिस इज सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली अगर आपने यूज किया कुछ और, तो वो ये चूज कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द इनपुट, एंड वन आउटपुट इज एसोसिएटेड with their subsequent circuit which is performing that operation, which I will tell you in detail how to implement that circuit। बट यहाँ पे हमने ये देखा कि 16 आउटपुट्स आ रहे हैं, तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 इज द मैक्सिमम पॉसिबल इंस्ट्रक्शन यूजिंग दिस। अब यहाँ पे एक मेन बात सुनो, अब यहाँ पे एक जरा मेन चीज सुनो। जरूरी नहीं है कि आप हर बार ये 12 बिट ऑपरेंड होगा ही होगा।
कभी इस तरह की इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, जैसे ये लिखा हुआ है इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर। यहाँ पे आपको ऑपरेंड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब लेट से आपने यहाँ पे लिखा 1 1 1 1 विच विल एक्टिवेट दिस, और आपने इसको INCA लिखा हुआ था। INCA मतलब एक्यूमुलेटर में जाके एक इंक्रीमेंट कर दो, तो ये जो बाकी की 12 बिट है वो तो वेस्टेड है, इसका तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। सो एट टाइम्स व्हेन वी हैव जीरो ऑपरेंड इंस्ट्रक्शंस, अगर हमारे पास 1 ऑपरेंड 2 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शंस होंगी तो हम 12 बिट का यूज़ कर रहे हैं, बट इफ वी हैव जीरो ऑपरेंड इंस्ट्रक्शंस देन probably we are not using these 12 bits. So we can add some instruction here by using these 12 bits in form of opcode only. हम इन्हीं 12 बिट्स को उस समय यूज कर सकते हैं ऑपकोड को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये हमारी x नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसमें ऐड हो जाएंगी। सो इन टोटल I will show you that we can make 25 instructions, 9 more instructions just by using this structure. Although we are having 4 bits only, which is only giving 16 outputs, but then here we are having 0 opcode instructions or 0 operand instructions also, for which they are wasted. We will utilize them in order to increase the number of instructions, and from 16 we can increase to 25. So ये भी possible है, and we will see it how to implement the more number of instructions after some time. The next type of next type of register is program counter. Program बोलिए सर, ये जो हम एक्स बिट ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा ऑपकोड साइड में होगा, तो सर वहां पे भी तो फिर इधर पीछे के 12 बिट्स तो वेस्ट होंगे ही ना? नहीं, देखो ऐसा है ना, हमने लिखा 0 0 0 0, उसके बाद हमने लिखा 1 1 1 1 1 1, और ये हो गए 3 6 7 8 9 10 11 12। लेट से हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन है, हमने डिकोडर में ये दिया, तो इसका मतलब हो गया ऐड, और अभी हमें ये पता है कि ये ज़ीरो ऐड जो है वो ज़ीरो ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि ऐड करने के लिए हमें 2 या मिनिमम 1 तो ऑपरेंड चाहिए ही चाहिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारी 2 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन है, तो लेट से हमने इसको डिवाइड कर दिया 6 बिट्स में, 6 बिट्स ये वाली ले ली, ये वाली 6 बिट्स, और फिर ये वाली 6 बिट्स, इसको हमने बोल दिया ऑपरेंड 1, और इसको हमने बोल दिया ऑपरेंड 2। तो ये ऑपरेंड 1 क्या है, ये है 2 की पावर 6 - 1 विच इज आई थिंक 63, और ये भी क्या है 63, तो ये ऐड क्या करेगा 63 + 63। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं 1 1 1 1 और 1 1 1 को मैंने शो किया हुआ है INCA इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर, तो मुझे इस सब की तो जरूरत ही नहीं है ना उस केस में। यस सर, समझ गए? Yes sir. Now next type of register is program counter. Program counter is a special type of register which obviously have the address of the instruction. मैंने आपको कभी एक बार पहले बताया था कि लेट से हमारे पास में ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये एड्रेस है 300 301 302। लेट से ये इस तरह से हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं। करंटली लेट से हमारे पास प्रोग्राम काउंटर में 300 एड्रेस पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली इंस्ट्रक्शन को फेच करना शुरू कर देंगे, और फेच करने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, फेच करने के बाद तब हम इसको 301 करेंगे, और बिना इस इंस्ट्रक्शन को पूरा करे हम कभी भी जंप नहीं करेंगे। अगर हमने किसी इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया है तो उसके बाद हम डिकोड भी करेंगे, एग्जीक्यूट भी करेंगे, और फेच करने के बाद ही प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगी, एंड इट विल ट्राई टू फेच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट वी विल स्टडी इन द पैरेलल प्रोग्रामिंग। पैरेलल प्रोग्रामिंग के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, नॉट प्रोग्रामिंग बट हाउ टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इन पैरेलल, उसको बोलते हैं पाइपलाइनिंग। तो पाइपलाइनिंग के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जिसमें हम पैरेलली कुछ टास्क करेंगे।
लेकिन वो टास्क में कई बार क्लैशिंग भी होती है। जैसे अगर ALU बिजी है, हम ऐड कर रहे हैं, तो लेट से ALU बिजी है, तो हम उस समय कुछ और काम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हमें साइकिल्स को छोड़ना पड़ेगा, हमारी साइकिल्स वेस्ट होंगी। दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन, बट हियर अंडरस्टैंड दिस। हमने अभी प्रोग्राम काउंटर में वैल्यू रखी हुई है 300, इंस्ट्रक्शन को फैच किया, फैच करने में लेट से हमें 1 साइकिल लगी। उसके बाद हमें प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, विच विल पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब हो सकता है कि ये वाली इंस्ट्रक्शन जो I1 थी वो थी ब्रांच लेट से 400, तो अब हमें प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 301 नहीं रखनी है, हमें इसको क्या कर देना है 400। बट ये 400 यहाँ अभी नहीं हो जाएगी, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तब ये 400 हो जाएगी, और फिर हम इस वाली इंस्ट्रक्शन पे ना जाके हम कहाँ जाएंगे, 400 वाली इंस्ट्रक्शन पे पहले जाएंगे। तो प्रोग्राम काउंटर किस लिए काम आता है, इट पॉइंट्स टू द मेमोरी वेयर द इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट, और ये क्योंकि एड्रेस होल्ड कर रहा है तो व्हाट इज द साइज, 12 बिट्स। प्रोग्राम काउंटर का साइज हमारा, हमें चाहिए 12 बिट्स, ज़्यादा हो कोई बात नहीं लेकिन कम नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टेम्परेरी रजिस्टर। temporary register. So temporary register is used to store the temporary values while calculating or while computing. जैसे आपने लेट से कैलकुलेट करना था a is equal to b plus c plus d। अब ये जरूरी नहीं है कि हर एक कंप्यूटर में इस तरह की कमांड हो, add r1 r2 r3 इस तरह की कमांड, क्योंकि ये 3 ऑपरेंड कमांड है, 3 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन है। अगर हमारे पास कंप्यूटर है जिसके अंदर सिर्फ 2 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन ही रह सकती हैं, मोर देन 2 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शंस आर नॉट पॉसिबल इन आवर कंप्यूटर, देन वी हैव टू ऐड फर्स्ट r1 विद r2 and we can store the temporary result in temporary register and then add this with r3 and then store the answer in a, which is let's say r4, which can be transferred to a. So for this purpose the temporary register is used, as the name says, used to store some temporary data while computing, and since it is also used for data so it is of 16 bits as per our assumption। ये 16 बिट 12 बिट मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने एज्यूम किया था 4096 इंटू 16 बिट की हमारी मेमोरी है। अगर हमारी मेमोरी लेट से 4096 इंटू 32 हो जाएगी तो ये 16 बिट नहीं बचेगा, ये 32 बिट हो जाएगा। अगर ये 4096 की जगह लेट से मैं 9000 रख दूं तो यहाँ पे ये एड्रेस 12 बिट नहीं होगा, उस केस में ये 13 बिट हो जाएगा, बिकॉज दिस 9000 को स्टोर करने के लिए हमें 13 बिट्स मिनिमम चाहिए होंगी, और मे बी नॉट 13 14 बिट्स, क्योंकि 13 बिट्स में केवल 8192 तक आ सकता है, 8192 तक आएगा 13 बिट्स में, और इससे ज़्यादा अगर होगा तो हमें 13 की जगह 14 बिट्स चाहिए होंगे। तो उस हिसाब से ये नंबर ऑफ बिट्स और साइज ऑफ रजिस्टर विल चेंज। देन नेक्स्ट रजिस्टर इज इनपुट रजिस्टर। इन रजिस्टर को याद नहीं करना है, सिर्फ इनके नाम से समझ लेना है कि कौन सा रजिस्टर क्या काम करता है। कल को आपसे कोई पूछे कि वाई वी नीड प्रोग्राम काउंटर, देन यू मस्ट नो व्हाट इज प्रोग्राम काउंटर एंड वाई इट इज यूज्ड। आपको ऐसे लाइन से याद नहीं करना है कि रट्टा लगा रहे हो कि अच्छा पहला नाम था इनपुट रजिस्टर, दूसरा नाम था टेम्परेरी रजिस्टर, तीसरा नाम था, ऐसे रटना नहीं है इनको, ठीक है। इनपुट रजिस्टर आर नथिंग बट दे आर यूज्ड टू रीड डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। रीड डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। लेट से आपने क्या किया, आपने अपने कीबोर्ड पे एक की प्रेस की ए, उसके बाद वो ए आपके स्क्रीन पे आ जाता है या आप उसको कहीं पे स्टोर कर लेते हो। वो कैसे होता है, सबसे पहले कोई भी इनपुट डिवाइस से डेटा उसके रजिस्टर में जाता है, इनपुट रजिस्टर में, और इनपुट रजिस्टर से वो ALU में आता है, और फिर ALU से वो हमारे पास एक्यूमुलेटर में जाता है, और वो फिर एक्यूमुलेटर से आगे आप मेमोरी में स्टोर करना चाहो या डिस्प्ले पे देना चाहो, वो सारे काम हो सकते हैं। अभी हम आपको डायग्राम से दिखाएंगे कि इनपुट रजिस्टर कैसे कनेक्ट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनपुट रजिस्टर में हमने डेटा लिया, उससे हम ALU में डालेंगे, ALU से वो एक्यूमुलेटर में जाएगा, और वो एक्यूमुलेटर से
आप उसको लेट से मेमोरी में स्टोर करना चाहते थे तो मेमोरी में जा सकता है। और या फिर आप उसके साथ में कोई ऑपरेशन करना चाहते थे वो आउटपुट ऑपरेशन कर सकते हो, या आउटपुट में भेजना चाहते थे तो वो आउटपुट रजिस्टर में भेज सकते हो। आउटपुट रजिस्टर में भेज के वो आउटपुट डिवाइस पे दिखाया जा सकता है, जैसे कि आपकी मॉनिटर हो गया तो मॉनिटर पे शो कर सकते हो। सो ऐसा नहीं है कि इनपुट दिया और वो डायरेक्टली मेमोरी में चला जाएगा, नो, you cannot do input register to memory directly, which is not possible. From the diagram you will see it. And ऐसे ही हमारे पास एक और रजिस्टर क्या है, आउटपुट रजिस्टर। Similarly, output register is also not directly connected with memory. Okay, so we cannot transfer the data from output register to memory directly. We need to do some other task for it. Okay, let's see that one by one. Okay, so these are all different types of registers which we have in our computer. Not this much only, we have more registers, but this much is compulsory to run some programs. Now see this diagram. If you can see this diagram clearly, I have already given you the notes. Please pay attention to what I am teaching here, not not to draw the diagram or write the notes for now. सी हियर, हमने आपको डिफरेंट तरह के रजिस्टर्स बताए। सबसे पहले हमारे पास लेट से था डेटा रजिस्टर, तो ये हमारे पास डेटा रजिस्टर है डीआर। हमारे पास एड्रेस रजिस्टर, ये रहा एड्रेस रजिस्टर। देन प्रोग्राम काउंटर, वो ये रहा। देन एक्यूमुलेटर, वो ये रहा। देन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, टेम्परेरी रजिस्टर, इनपुट रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर विच वी हैव. All the registers are connected towards a common bus. ये हमारे पास एक common bus है. This is a common bus which is going from here to here. This is common bus. Okay. ये हमारी common bus इस तरह से आ रही है, और सारे के सारे रजिस्टर हमारे पास इस common bus से इस तरह से कनेक्टेड हैं। सिर्फ हमारे पास इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये इनपुट रजिस्टर है और ये आउटपुट रजिस्टर है जो कि हमारी कॉमन बस से कनेक्टेड नहीं है। बाकी सारे के सारे कॉमन बस से कनेक्टेड हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मेमोरी है, जिसको मैंने 4096x16 साइज का लिया और उसको भी मेमोरी से इस कॉमन बस से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और इस बस के ऊपर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये एक मल्टीप्लेक्सर है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 खाली, या 0 वाला खाली। तो हमने यहाँ पे 3 सेलेक्ट लाइन ली हैं, S0 S1 एंड S2, ये 3 सेलेक्ट लाइन है। तो सेलेक्ट लाइन का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे अगर मैं 0 0 0 लूँगा तो डोंट केयर, क्योंकि मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ 0 पे। अगर मैं 0 0 1 लूँगा तो हमारा एड्रेस रजिस्टर का जो भी कंटेंट होगा, एड्रेस रजिस्टर का जो भी कंटेंट होगा वो बस पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे यह AR, इसको मैंने 1 नंबर दे रखा है। अगर मैंने S2 S1 S0 को 0 0 1 सेलेक्ट किया, सो वॉट एवर इज इन द एड्रेस रजिस्टर विल कम टू द बस। ओके, सिमिलरली, और बस पे आने के बाद इट इज अवेलेबल टू आउटपुट रजिस्टर, इट इज अवेलेबल टू टेम्परेरी रजिस्टर, इट इज अवेलेबल टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, it is available to data register, program counter and AR register also, and memory also. It is available to all the registers except accumulator. It is available to all the registers. Okay, whenever I am selecting 0 0 1. Similarly, if I select 0 1 0, तो ये 2 है, और 2 पे क्या है, प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर में जो भी होगा वो बस पे आ जाएगा, और बाकी उसको कोई भी रिसीव कर सकता है। कैसे रिसीव करेंगे अभी देखते हैं। सिमिलरली 0 1 1 पे DR डेटा रजिस्टर, 1 0 0 पे एक्यूमुलेटर का डेटा, फिर 1 0 1 पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का डेटा, 1 1 0 पे टेम्परेरी रजिस्टर का डेटा, और 1 1 1 ये है हमारा मेमोरी। मेमोरी के अंदर हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं,
एक दो ये 10-20 नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं? 4096 वर्ड्स हैं। अब यहाँ पे बाकी सारे रजिस्टर्स का तो समझ में आता है कि इनके अंदर तो केवल 16 बिट्स थी मैक्सिमम, और वो सारी की सारी बस पे आ गई। लेकिन मेमोरी के अंदर 16 बिट्स 4096 टाइम्स हैं। उनमें से कौन सी आएगी? उनमें से सिर्फ वो वाली बिट्स आएंगी हमारे पास आउटपुट में जिसका एड्रेस यहाँ पे एड्रेस बस देगा, एड्रेस रजिस्टर देगा। देखो, जो भी एड्रेस में है, एड्रेस रजिस्टर में है, वो बस पे तो तब आएगा जब हम 001 को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन वो मेमोरी के अंदर एड्रेस को ऑटोमेटिकली बिना कुछ रिसीव करे एक्टिवेट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से हमारे पास ये मेमोरी है, ये हमारे पास मेमोरी है जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं, और ये हमारा एड्रेस रजिस्टर है, ये हमारा AR है। हमने क्या किया हुआ है, AR की ये जितनी भी लाइंस हैं, कितनी लाइंस हैं हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग? 12 बिट्स। 12 बिट्स एक हमारे डिकोडर में जा रही हैं, यहाँ पे एक डिकोडर हमारे पास है, उसमें जा रही हैं, और उससे ये इसमें कनेक्टेड है। तो जैसे ही AR के अंदर कोई भी डेटा होगा वो डिकोडर में जाएगा और उस पर्टिकुलर को एक्टिवेट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको उसने एक्टिवेट कर दिया, किसको? लेट्स से इस वाली बिट्स को, इस वाले वर्ड को एक्टिवेट कर दिया। तो अगर हमारे पास AR में कोई एड्रेस होगा तो उस पर्टिकुलर वर्ड को वो मेमोरी के अंदर एक्टिवेट कर देगा और बाकी सारे वर्ड्स डीएक्टिवेटेड रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी स्ट्रक्चर है। अब जब हम 111 सेलेक्ट करेंगे तो मेमोरी एक्टिवेट हो जाएगी, और मेमोरी में जो एड्रेस यहाँ से मिला हुआ है वो वाले एड्रेस पे जो भी डेटा होगा वो हमारी बस पे आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई। लेट से अब हमें सपोज करो कोई डेटा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफ़र करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू ट्रांसफ़र सम डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? ऐसे समझिए, लेट से मुझे डेटा रजिस्टर से कुछ डेटा टेम्परेरी रजिस्टर में डालना है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल। डेटा रजिस्टर से टेम्परेरी रजिस्टर में कोई डेटा डालना है। अब ऐसा मत समझना कि ये कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी आ भी सकती है कि यू नीड दैट सच केस यू वांट टू ट्रांसफर डेटा रजिस्टर टू टेम्परेरी रजिस्टर। सो व्हाट यू विल डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पुट S2 S1 S0 एज डेटा रजिस्टर के लिए क्या है, ये है 00011। सो 011 आपने यहाँ पे दे दिया, 0 नहीं, ये हमारे पास है 011, तो S2 S1 S0 के लिए 011 आपने 011 इनपुट दे दिया। 011 इनपुट देने के बाद जो भी डेटा रजिस्टर में था वो आपके पास डेटा रजिस्टर से बस में आ गया। अब इस बस में से वो आप जब यहाँ पे इसको दोगे तो वो यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगा, इस पूरी लाइन पे यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। वो इस पूरी लाइन पे अवेलेबल होने के बाद आप क्या करो, वो यहाँ टेम्परेरी रजिस्टर में भी अवेलेबल है। बाकी सबको आप कुछ मत दो, लेकिन यहाँ पे एक लोड नाम की चीज़ है। देखो, ये लोड नाम की चीज़ दिख रही होगी आपको हर एक रजिस्टर में। तो आप क्या करोगे, टेम्परेरी रजिस्टर के लोड को 1 साइन दे दोगे, तो क्या होगा, टेम्परेरी रजिस्टर के अंदर तो वो डेटा लोड हो जाएगा, और बाकी सारे रजिस्टर में आपने वो डेटा लोड नहीं किया, इसलिए वो सब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा लोड भी कर सकते हो। अब एक और एग्जांपल देखो जो कि एक्चुअली में रियल लाइफ एग्जांपल है। आपको क्या करना है, आपको एक इंस्ट्रक्शन को फेच करना है। मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूं कि हाउ टू फेच एन इंस्ट्रक्शन विच इज अवेलेबल इन योर मेमोरी करंटली। सो फॉर एग्जांपल, आपको एक इंस्ट्रक्शन फेच करनी है जो एड्रेस नंबर 300 पे है। तो प्रोग्राम काउंटर में आपके पास उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा, और एड्रेस कहाँ होगा, एक्चुअली में प्रोग्राम काउंटर पे, बट इंस्ट्रक्शन कहाँ होगी,
वो आपकी मेमोरी में होगी। IR नहीं लिखते हैं, इसको लिख देते हैं लेट से I1। ये हमारी इंस्ट्रक्शन है जो मेमोरी में है। सबसे पहले आप इस 300 को एड्रेस रजिस्टर में भेजोगे, क्योंकि एड्रेस रजिस्टर में नहीं है अभी एड्रेस। तो जब एड्रेस रजिस्टर में ये एड्रेस नहीं है तो ये वाली मेमोरी एक्टिवेट नहीं होगी, ये वाले वर्ड एक्टिवेट नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रांसफर वॉट एवर इज इन द पीसी टू एड्रेस रजिस्टर। हाउ कैन यू डू इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to activate the program counter. Once you activate the program counter, the content of the program counter will come onto the bus. उसके बाद ये यहाँ पे बस के थ्रू वापस इधर चला जाएगा, पूरी बस में घूम जाएगा। और जब पूरी बस में घूम जाएगा तो आप लोड ऑफ AR कर दो 1 और ये AR में आ जाएगा। ठीक है, ये काम होगा। यानी कि आपने क्या किया, S0, S1 और S2 को आपने दिया 0 1 0, बिकॉज 0 1 0 इज फॉर प्रोग्राम काउंटर एक्टिवेशन। उसके बाद ये वाली आपकी प्रोग्राम काउंटर एक्टिवेट हुआ, वो बस में आ गया और लोड ऑफ AR को आपने दिया 1, तो AR के अंदर PC का कंटेंट आ चुका है। जब PC का कंटेंट AR में आ गया तो वो PC का कंटेंट AR में आने के बाद इस AR से मेमोरी में उस पर्टिकुलर एड्रेस को एक्टिवेट कर देगा, तो वो ये वाला वर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। दिस वर्ड विल गेट एक्टिवेटेड। आफ्टर इट्स एक्टिवेशन स्टिल द इंस्ट्रक्शन इज हियर ओनली, इट इज नॉट ऑन बस। आपको इस इंस्ट्रक्शन को फेच करना है। ध्यान से सुनो, पहले एड्रेस था हमारे पास प्रोग्राम काउंटर में, प्रोग्राम काउंटर से हमने उस एड्रेस को एड्रेस रजिस्टर में फॉरवर्ड किया, एड्रेस रजिस्टर से साइमल्टेनियसली वो मेमोरी में हो गया और मेमोरी से वो अब हमें डेटा रीड करना है, एक्चुअली में इंस्ट्रक्शन है। तो हम क्या करेंगे, फिर S2 S1 S0 को 1 1 1 देंगे। तो ये जो कंटेंट है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास इस बस पे आ जाएगा मेमोरी में से। बस पे आने के बाद हम इस इंस्ट्रक्शन को कहाँ स्टोर करेंगे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। यानी कि वी हैव टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम मेमोरी ऑफ AR टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी ऑफ AR टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। फॉर दैट व्हाट वी नीड, हमने जब इसको ये 1 1 1 कर दिया तो ये तो एक्टिवेट होकर हमारी बस पे आ चुका है, बट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आने के लिए हमें लोड ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 1 करना पड़ेगा। तो हमारी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में भी लोड नाम की चीज अवेलेबल है। ये रहा लोड, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ गया डेटा। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आने तक हमारी इंस्ट्रक्शन फैच हो चुकी है। जब इंस्ट्रक्शन फैच हो गई तो उसके बाद क्या करना होता है, प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट। इसीलिए साइमल्टेनियसली व्हाट वी कैन डू इज वी कैन इंक्रीमेंट प्रोग्राम काउंटर बाय 1 और वॉट एवर इज इट इज। लेट से हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन 1 बाइट की है तो हमने इंक्रीमेंट बाय 1 किया, अगर ये 4 बाइट्स की होती तो इंक्रीमेंट 4 टाइम्स करते। और इसी के लिए हमारे पास यहाँ पे इस प्रोग्राम काउंटर में इंक्रीमेंट नाम की सिग्नल भी है। ठीक है, आप देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे लोड है, इंक्रीमेंट है, क्लियर है, लोड है, इंक्रीमेंट है, क्लियर है, लोड इंक्रीमेंट क्लियर, लोड इंक्रीमेंट क्लियर और लोड इंक्रीमेंट क्लियर। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हमारे पास लोड है, इंक्रीमेंट नहीं है, क्लियर नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है हम उसको इंक्रीमेंट करें बाय 1। आप कभी चाहोगे कि आपके पास में ऐड R1, R2 ये इंस्ट्रक्शन पड़ी है, उसको +1 करोगे, इट डजंट मेक एनी सेंस। और you don't want to clear the instruction register because it must hold a instruction every time. So that's why we don't have any increment or clear inside the instruction register. Similarly, output में load है, input में ना load है, ना increment है, ना clear है। output में load क्यों है, क्योंकि हमें उसके अंदर कुछ वैल्यू डालनी पड़ती है, बट इनपुट के अंदर तो हम अपने आप इनपुट दे रहे हैं तो उसको लोड करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स हाउ द रजिस्टर्स आर डिजाइन। मेमोरी के अंदर हमारे पास रीड और राइट दोनों हैं, बिकॉज मेमोरी कैन बी रीड एंड राइट। ओके, सो दीज ऑल इंस्ट्रक्शंस आर अवेलेबल। अब यहां पे एक चीज और बता देता हूं,
हमारे पास ये काम जो हम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं हमने, पहले हमने ए आर को यहाँ पे सही से लिख देते हैं साफ साफ, पहले हमने प्रोग्राम काउंटर को अपने एड्रेस रजिस्टर में ट्रांसफ़र किया। ये हमारे पास एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन हुई। माइक्रो इंस्ट्रक्शन को लेट से मैं M1 से शो या T1 से शो कर देता हूँ, T1 से, ठीक है, T1 से हमने इसको शो कर दिया। फिर उसके बाद हमने T2 टाइम पे क्या किया, हमारे पास जो मेमोरी ऑफ AR है उसको हमने ट्रांसफ़र करा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, और साइमल्टेनियसली हम प्रोग्राम काउंटर को +1 भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि हमें ये सारा काम एक सीक्वेंस में करना पड़ेगा, अदरवाइज काम गड़बड़ा जाएगा। देखो, बिफोर ट्रांसफरिंग द डेटा ऑफ पीसी इनटू एड्रेस रजिस्टर वी कैन नॉट इंक्रीमेंट, क्योंकि अगर हमारे पास प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 300 है और पहले हमने इसको इंक्रीमेंट कर दिया तो हमारे पास AR के अंदर 301 चला जाएगा और ये एड्रेस ऑफ 300 विल बी ट्रांसफर्ड इनटू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर विच मे बी रॉन्ग। सो वी कैन डू दिस बिफोर दिस, एंड विदाउट transferring the address into address register we cannot transfer the memory data into instruction register। जब हम ये काम कर लेंगे उसके बाद ही हम ये काम कर सकते हैं। But these two tasks can be done simultaneously because they are independent to each other. So that's why we have done them in one cycle only. तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और इन चीज़ों को हम आपको प्रैक्टिस में कराएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा एक तरह से ट्रांसफ़र, हम डेटा कैसे करते हैं, इंस्ट्रक्शन को हम कैसे फैच करते हैं। इंस्ट्रक्शन को फैच करने के बाद हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन आ गई, लेट से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जीरोज और वंस की फॉर्म में कुछ कुछ पड़ा हुआ है, हमें अब ये इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिकोडिंग का एक डायग्राम बताया था छोटा सा, कैसे करते हैं हम डिकोडिंग, कि ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है जिसके अंदर ये 4 बिट्स हैं, लेट से ये ओप कोड दिखा रही हैं, फिर ये हमारे पास ऑपरेंड है तो ये ऑपरेंड हो गया है, और 2 ऑपरेंड हैं तो हम उसको ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं, और इस 4 ऑप कोड से हमारा डिकोडर एडेड होगा और फिर ये हमारे पास इस तरह से बताएगा कि कौन सा हमें टास्क करना है। सो दैट इज डिकोडिंग विच आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन इन डिटेल, ओके। बट देन हियर वी हैव स्टडीड हाउ टू इम्प्लीमेंट ए सिंपल स्मॉल कंप्यूटर। एक दो चीज़ें और हैं इसमें, जरा उनको भी देख लेते हैं जल्दी से। अभी तक हमने डेटा ट्रांसफर देखा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वी हैव सीन द फेच इंस्ट्रक्शन। हियर वी हैव समथिंग कॉल्ड इनपुट रजिस्टर एंड आउटपुट रजिस्टर। आप ध्यान से देखो, इनपुट रजिस्टर से सिर्फ और सिर्फ ALU में डेटा जा रहा है। सो फ्रॉम इनपुट रजिस्टर वी कैन ट्रांसफर, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, इनपुट रजिस्टर से आप डेटा भेजोगे ALU में पहले, फिर ALU से वो डेटा एक्यूमुलेटर में जाएगा और कहीं नहीं जा सकता, वो एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। अब एक्यूमुलेटर से ये बस पे रख के आप किसी भी चीज़ में लोड कर सकते हो। यू कैन लोड इट इनटू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, यू कैन लोड इट इनटू टेम्परेरी रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर और डेटा रजिस्टर, और सिंपली इन मेमोरी, ओके। सो फ्रॉम हियर यू कैन स्टोर इट और you can output it onto the device. That's what I have told you. Similarly, output register में आप input नहीं ले सकते हो, it is only taking the output from the bus। यहाँ पे जो है ये output आ रहा है, इसके अंदर केवल स्टोर कर रहे हैं, यहाँ से कोई भी इस तरह की लाइन नहीं है, दिस इज नॉट अवेलेबल। सो आउटपुट रजिस्टर से हमारी आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होंगी और वो हम डेटा आउटपुट डिवाइसेस में डाल सकते हैं। आएगा कैसे, इसी तरह से जैसे हम यहाँ पे लेते हैं और लोड हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो जब भी हम आउटपुट रजिस्टर का लोड 1 रखेंगे तो आउटपुट रजिस्टर में डेटा आ जाएगा और उससे वो आउटपुट डिवाइस में चला जाएगा। यहाँ पे एक चीज देखिए, हम ALU के अंदर डेटा कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। वी कैन टेक द डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द डेटा रजिस्टर, और वी कैन टेक इट फ्रॉम द इनपुट रजिस्टर, और वी कैन टेक फ्रॉम द एक्यूमुलेटर। हम केवल 3 जगह से ALU में डेटा डाल सकते हैं। व्हाट आर दोज प्लेसेस? डेटा रजिस्टर, accumulator or input register. Now, apart from these registers, we are not taking any data from anywhere.
आपको अगर मेमोरी में से डेटा लेना है तो पहले मेमोरी में से उसको डेटा रजिस्टर में डालना पड़ेगा। कैसे? पहले आप मेमोरी में पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट करो बाय यूजिंग द एड्रेस रजिस्टर, and then you select 111 then this data will come onto the bus and then you can put load of data register equal to 1, वो डेटा रजिस्टर में आ जाएगा। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने AR के अंदर लेट से प्रोग्राम काउंटर से डेटा डाला, मतलब एड्रेस डाला। उसके बाद आपने मेमोरी ऑफ AR से आपने डेटा डाला डेटा रजिस्टर में, फिर डेटा रजिस्टर से आपने डेटा डाला ALU में। तो ये कुछ माइक्रो ऑपरेशन है, T0 T1 T2 इस तरह से काम होंगे। और फिर ALU के अंदर डेटा आपके पास डेटा रजिस्टर से भी आ गया और आपने एक्यूमुलेटर से भी दे दिया, एक्यूमुलेटर से, और दोनों को ऐड कर दिया। दैट यू कैन डू। और लास्ट में अगर आपको डेटा वापस अपने मेमोरी में स्टोर करना है तो देखो यहाँ पे आप ALU से डेटा को कहाँ स्टोर कर रहे हो, सिर्फ एक ही जगह, एक्यूमुलेटर में, और कहीं नहीं दे रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेटर में। तो जो आपका रिजल्ट जनरेट होगा वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। एक्यूमुलेटर से आप चाहे जहाँ मर्जी अब डेटा पहुँचा दो। तो हियर जब हम बोलते हैं ना कि ओनली एंड ओनली रजिस्टर्स कैन इंटरेक्ट विद ALU, सो दैट मीन्स वी कैन नॉट डायरेक्टली कनेक्ट मेमोरी विद ALU। मेमोरी कहीं पे भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ALU से। सो दिस इज द होल diagram of a small computer and how it is working. Okay, there are few more things which I have also told written in the notes. The notes are already sent to you. Please read them carefully, and if you have any doubts now, you please may ask.